अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा। और आज हमारा जो टॉपिक है, हम इम्यूनिटी कर रहे थे। इम्यूनिटी में हमारे पास फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी थी। आज हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस करेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल जो इम्यूनिटी, ठीक है, कि क्या है, मतलब हमारे पास एक्चुअल इम्यूनिटी क्या है, तो वो असल में हमारे पास एक्चुअल इम्यून सिस्टम इट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास जो है ना स्पेसिफिक होता है, ठीक है। बाकी दो नॉन स्पेसिफिक थे, और ये हमारे पास एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड यानी कि अडॉप्टेड होता है। ये इनेट यानी कि बाय बर्थ नहीं होता, ये हमारे पास बाद में अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्टेड, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है दैट वाज मोनोसाइट्स। ये जो डिवाइड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो हमारे पास फर्स्ट थिंग है दैट इज़ अबाउट मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स किस तरह से हमारे पास डिफेंस के तौर पे काम करते हैं, ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फैगोसाइटोसिस करवाते हैं और फॉरेन पार्टिकल को किल करते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। इसका सारा प्रोसेस मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पहले जो लेक्चर्स हैं तो वो आप देख लीजिएगा, जो इससे पहले जो इम्यूनिटी का फर्स्ट लेक्चर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफेंस सिस्टम है इट इज़ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स Lymphocytes are further divided into B and T cells. B and T cells. They both are formed in the bone marrow. ठीक है. But T cells will go to the thymus glands for maturation. And B cells will be mature and formed in bone marrow. Further हम B cells की बात करेंगे, B lymphocytes की, ठीक है। आप लोग जो वीडियोस अगर देख भी लेते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, और इसे शेयर भी किया करें वीडियोस को। अच्छा जी, अब मैं बी लिम्फोसाइट्स की बात कर रही थी। हम अभी पहले बी लिम्फोसाइट्स को रीड करेंगे। दे आर फर्दर डिवाइडेड टू क्लोन सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। क्लोन सेल्स, अगर मैं सिर्फ क्लोन सेल्स की अभी अगर बात करूँ तो जो क्लोन सेल्स हैं इन्हें मेमोरी सेल्स भी कहा जाता है। मेमोरी सेल्स, ठीक है। और जो ये क्लोन सेल्स होते हैं ना, ये हमारे पास फॉरेन पार्टिकल जब कोई एंटर होता है तो ये हमारे पास सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स को जो है ना उसमें क्लोन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि ये होता है कि इसका ये मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है ना तो जो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको ये एक्टिवेट करेगा। ये इसका फंक्शन हो गया, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स को ये हमारे पास जो है ना एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें होते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज आर ऑल्सो जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, और इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को अगर हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरह से होता है, ये इस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है। इस तरह से इसका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। हमारे पास दो हैवी चेन्स होती हैं और ये दो लाइट चेन्स हैं। ये हमारे पास लाइट चेन्स हैं दो, और ये हमारे पास हैवी चेन्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना दो डाइसल्फाइड यानी कि दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने होते हैं, और हैवी और लाइट के दरमियान दो दो बने होते हैं। लाइक दो हमारे पास टोटल हमारे पास जो डाइसल्फाइड ब्रिज है 4 है, ठीक है। दो हमारे पास हैवी चेन्स के दरमियान हैं
और ये हैवी और लाइट के दरमियान 2 हैं हमारे पास, ये 2 हैं, ठीक है। असल में जो हमारे पास ये पोर्शन होता है ना इसका, ये वाला, इसी का ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास तकरीबन 139 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और हमारे पास जो इसका ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वेरिएबल होता है वेरिएबल, और इसे एंटीजन डिटर्मर भी कहा जाता है, एंटीजन डिटर्मिनर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी उसकी जो होती है, स्पेसिफिक एंटीजन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होती है ना, वो हमारे पास ये वेरिएबल जो होता है, ये अपने आप को वेरी हर एंटीबॉडी में ये डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से कोई एंटीजन आके उसके साथ लगता है, लेकिन सेम नहीं होता, इसलिए इसे वेरिएबल कहा जाता है या एंटीजन डिटर्मर कहा जाता है, डिटर्मिनर कहा जाता है, ठीक है। और ये हर एवरी एंटीबॉडी में ना डिफरेंट होता है, जो वेरिएबल पोर्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इम्यूनोग्लोबिन की बात करूँ ना, तो ये हमारे पास 5-6 किस्म के होते हैं। अब वो 5-6 किस्में इसकी क्या होती हैं इम्यूनोग्लोबिन, एक पेंसिल। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे बात गई थी इम्यूनोग्लोबिन की। सबसे पहले इसमें हमारे पास होता है आई इम्यूनोग्लोबिन जी, फिर होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, इसकी जो डिफरेंट हमारे पास इसकी जो होती है टाइप्स, ठीक है। फिर IgM होता है, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई होता है, और हमारे पास होता है इम्यूनोग्लोबिन डी। अच्छा जी, तो जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन जी होता है ना, इसका इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट, ये अबंडेंट होता है, अबाउट 75 to 85% ये होता है, 75 to 85% ये होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी एक ही बात करें तो ये हमारे पास सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। इनके मुतल्लिक जो MCQs आते हैं मैं वो आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। सलाइवा में होता है, इसके अलावा ये मिल्क में होता है। मिल्क से मुराद कौन सा मिल्क, जो क्लोस्ट्रम होते हैं। क्लोस्ट्रम किसे कहा जाता है, जो मदर होती है वो मदर बेबी को जो फीड करवाती है, जो वो मिल्क होता है मदर बॉडी से जो होता है, दैट वाज कॉल्ड क्लोस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो IgM की अगर हम बात करें, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, इसमें हमारे पास 5 मोनोमर होते हैं। मोनोमर से याद आया, जो ये IgG होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G है, इसमें 2 मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो IgE है उसमें, और जो हमारे पास IDE है उसमें सिर्फ एक मोनोमर होता है। मोनोमर से मुराद यानी कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनमें अगर एक डिटर्मिनर होता है तो उसे मोनो डिटर्मिनर कहा जाएगा, यानी कि एंटीबॉडी की बात करें, अगर एक एंटीजन अटैच होना है तो उसे मोनो डिटर्मिनर कहेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो उसे डाई डिटर्मिनर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोनोमर से मुराद इसकी कितनी आगे से मोनोमर्स कितने बन रही हैं, तो वो हम यहाँ पे पूछा जाता है कि किसके कितने मोनोमर बनते हैं। इसके बाद अभी हम करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। इससे पहले मैं आपको एक MCQs बता दूँ। हमारे पास MCQs पूछा जाता है कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पस फॉर्मेशन। तो पस कैसे बनती है, जैसे मैंने भी आपको एक पिंपल की अगर एग्जांपल दे दूँ ना, तो पिंपल जब बनता है तो उसमें से एक वाइट सा एक फ्लूइड निकलता है। अगर पिंपल को हम फोड़ते हैं या बर्स्ट करवाते हैं, उसमें से वाइट सा एक निकलती है, उसे पस कहा जाता है, ठीक है।
या रेशे को पस कहा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेशा वो वाला रेशे की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं उस रेशे की बात कर रही, लाइक जो हम अगर कोई पिंपल है अभी हमने उसे फोड़ दिया तो उसमें से एक वाइट सा सब्सटेंस सा निकलता है छोटा सा, उसे कहते हैं पस। और पस की अगर हम बात करें कि पस कैसे बनती है, तो उसमें हमारे पास मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो आपने याद रखनी है, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर इन्वॉल्व इन द पस फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। यहाँ पे भी हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। सबसे पहले अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये रिलीज करता है एंटीटॉक्सिन्स को। एंटीटॉक्सिन्स वो होते हैं जो टॉक्सिन्स को जो है ना ख़त्म करते हैं, न्यूट्रलाइज्ड करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीटॉक्सिन्स। इसके बाद हमारे पास ये क्या करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो क्या होता है मैं आपको अभी आपको समझाती हूँ। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है एंटीबॉडीज, ठीक है। वो इस तरह से होता है कि लाइक ये हमारे पास अब ये एंटीबॉडी बनी है ना, देखिए अभी मैंने डबल लेयर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आके जो एंटीजन लगेगा तो इस जो कॉम्प्लेक्स है इसको कहा जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये एंटीबॉडीज़ के 2-3 फंक्शंस थे। उसके बाद अब हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स खत्म हो गए तो अब हम कहेंगे टी लिम्फोसाइट्स के बाद। बी लिम्फोसाइट्स का एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, उसमें रिस्पॉन्स क्या शो करते हैं बी सेल्स। तो सर में बी लिम्फोसाइट्स हमारे पास शो करते हैं ह्यूमोरल इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इमीडिएट में मुंह से निकल गया था, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बी सेल्स शो करते हैं, और जो टी सेल्स हैं ये हमारे पास शो करते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। अच्छा जी, अब हम टी लिम्फोसाइट्स की बात करें ना तो ये हमारे पास नेक्स्ट डिवाइड होता है CD4 रिसेप्टर्स में एंड CD8 में। CD4 एंड CD8। CD4 फर्दर हमारे पास डिवाइड होता है मेमोरी सेल्स में एंड हेल्पर टी सेल्स में। मेमोरी में एंड हेल्पर टी सेल्स में जो चलिए अगर हम इसी की पहले बात कर लें, मेमोरी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स में जो मेमोरी सेल्स हैं ये फ्यूचर इम्यूनिटी में काम करते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज ये बना के रखते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई हमारे पास किसी भी डिजीज़ के लिए हमारे पास नेचुरली तौर पे ना फ्यूचर के ये हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ बना के रखते हैं। फ्यूचर इम्यूनिटी में हमारे पास मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 2 and 1, इंटरल्यूकिन 1 and 2। उसके बाद अगर हम CD8 की बात करें तो ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ CD4 को, ताकि 8 हमारे पास पूरा आ जाए। अच्छा जी, CD4 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास किलर सेल्स आते हैं। किलर सेल्स को हम साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहा जाएगा, साइटोटॉक्सिक सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या ये पोरिन्स और परफोरिन्स में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये पोरिन्स कॉज करते हैं डेथ ऑफ मैक्रोफेजेस या बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किलर सेल्स के अलावा सप्रेसर्स आएंगे। सप्रेसर ये हमारे पास क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं, ये मैं साथ साथ रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। ये रिलीज़ करते हैं ये साइटोकाइनेंस को। इसके अलावा ये हमारे पास बी और टी लिम्फोसाइट्स की रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेट करते हैं बी एंड टी सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि रेगुलेशन करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई एंटीबॉडी रिक्वायर्ड है
तो ये हमारे पास बी सेल्स को डिवाइड कर देंगे और एंटीबॉडीज़ बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मतलब उनका काम ख़त्म हो गया, एंटीबॉडीज़ का काम ख़त्म हो गया है, कोई अब हमारे पास ज़रूरत नहीं है एंटीबॉडीज़ की, तो उन्हें ये सप्रेस एज एन इनहिबिटर के तौर पे भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें सप्रेसर भी कहा जाता है। यानी कि ये कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन और उसकी जो कंट्रोल है उसका सप्रेस भी करते हैं और इसे एक्टिवेट भी करते हैं बी सेल्स को, ठीक है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इम्यूनिटी की, अगर ये टी सेल्स हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब हम इम्यूनिटी की बात करेंगे कि इम्यूनिटी के आगे दो टाइप्स हैं। टाइप्स जो हमारे पास पहली टाइप है वो है एक्टिव इम्यूनिटी। अगर मैं दूसरी भी तरी करवा दूँ तो चले, यहाँ से अगर देखें तो ये पैसिव हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी हमारे पास इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन कर पाएंगे इसमें। अगर हम एक्टिव की बात करें तो बॉडी जो है ना हमारे पास सेल्फ प्रिपेयर करती है एंटीबॉडीज़ को, सेल्फ प्रिपेयर एंटीबॉडीज़, ठीक है। और जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है इसमें रेडीमेड इंजेक्ट की जाती है बॉडी में एंटी जो है ना एंटीबॉडीज़, रेडीमेड इंजेक्ट होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन अगर होता है तो वो मतलब लगा ली जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है ना इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है स्लो एक्शन। स्लो, ये स्लो एक्ट करती हैं और ये हमारे पास फास्ट करती हैं। पैसिव हमारे पास फास्ट मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। अगर हम एक्टिव की बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये देर तक रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो पैसिव हैं ये हमारे पास इनका जो शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक्टिन फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये नेचुरल है हमारे पास, इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल होती है ना ये बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। खुद बनाने से मुराद ये है कि एंटीजेंस के अगेंस्ट नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस की जाती है, बॉडी मेड अगेंस्ट एंटीजेंस, ठीक है। एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते, लाइक हमारे पास स्मॉल पॉक्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिफिशियली जो होती है ना ये एंटीजेंस जो है ना हमारे पास ये आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है, इंड्यूस आर्टिफिशियल। इसमें अगर हम एग्जांपल ले तो लाइक लेटेस्ट एग्जांपल में कोविड-19 था, तो इसमें हमारे पास वैक्सीन को जो है ना बाहर से इंजेक्ट करवाया गया था, आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाई गई थी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। इसके अलावा पोलियो वायरस में भी यही होता है, ठीक है। जैसे पोलियो की बच्चों को पहले ही वैक्सीन पिला दी जाती है ताकि उन्हें पोलियो ना हो, पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए जाते हैं, तो ये था आर्टिफिशियल। जो पैसिव है ना वो भी हमारे पास दो में ही डिवाइड हो रही है, ये तो एक्टिव इम्यूनिटी डिवाइड हुई, जो हमारे पास पैसिव है वो भी इस तरह से दो में डिवाइड होती है, विच इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये मैं पैसिव की बात कर रही हूँ। तो इसमें नेचुरल में अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्लोस्ट्रम की एग्जांपल है ले सकते हैं कि फ्रॉम मदर टू फीटस हमारे पास जो है ना ये इम्यूनिटी हो जाती है, ठीक है, टू फीटस थ्रू क्लोस्ट्रम जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है ये भी एंटीबॉडीज़ को आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवाया जाता है। इसकी एग्जांपल में हम टेटनस ले लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस जो ए है, बी है, या जो भी हेपेटाइटिस है उनकी जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो लगवा दी जाती हैं।
तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे 3 MCQs पूछे जाते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज, अगर हमारे पास ब्लड है उसमें से हम माइनस कर दें ब्लड सेल्स को, तो क्या बनेगा? प्लाज्मा। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा में से माइनस कर दें क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, क्लॉटिंग प्रोटीन्स कौन सी हैं? जो ब्लड क्लॉट में इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जाम्पल फिब्रिनोजन। प्रोटीन्स को तो हमारे पास क्या बनेगा? सीरम। ठीक है, और अगर हम सीरम में से माइनस कर दें एंटीबॉडीज को, तो हमारे पास बनता है एंटी सीरम। ठीक है जी, तो ये आज हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी खत्म हो गया, इम्यूनिटी का टॉपिक खत्म हो गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में तो खत्म हो गई है, लेकिन ये प्लांट्स में थोड़ा सा पड़ा है, तो वो उम्मीद है कि लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।